सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरशाप। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरशाप। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने आप से मतलब अपने आप को एक उपाधि से धारण कर लिया था, सिकंदर ए शानी। कौन? सिकंदर ए सानी। तो पूछेगा बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को कौन सा उपाधि से धारण किया था। सिकंदर ए शानी। उसके बाद फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है और कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है जो कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाजार में मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तब बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो समझ जाइए आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 से हुआ। 1934 के अधिनियम से आया था। इसके पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ बने थे। ठीक है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब इसमें समझ जाइए क्या है कि बाजार में अगर महंगाई को बढ़ाना है, बाजार में अगर महंगाई को बढ़ाना है तो आरबीआई क्या करता है। तो आरबीआई जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक किसको बोलते हैं? जैसे में कि जिसमें हम लोग का खाता होता है, जैसे में पीएनबी में हो सकता है, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सब जो बैंक होता है, इलाहाबाद बैंक। तो ये सब जिस बैंक में आम लोगों का खाता होता है इसे कहा जाता है वाणिज्यिक बैंक। तो आरबीआई जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक जैसे पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी को क्या कम समय के लिए उधार देता है, क्या कम समय के लिए उधार देता है, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट किसे कहेंगे? तो आरबीआई कम समय के लिए वाणिज्यिक बैंक को जो उधार देता है, जो लोन देता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। तो पूछेगा कि बताइए रेपो रेट किसे कहते हैं। तो आरबीआई जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक को जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी को उधार देता है कम समय के लिए, उसे रेपो रेट कहते हैं। उसके बाद आरबीआई जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंक को लंबा समय के लिए उधार देता है उसे बैंक रेट कहते हैं। यानी आरबीआई लंबे टाइम के लिए वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है तो उसे कहते हैं क्या? तो उसे कहेंगे बैंक रेट। उसे क्या कहेंगे? बैंक रेट। उसके बाद जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को उधार देता है तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या? जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को, कभी कभी आरबीआई में पैसा खत्म हो जाता है, तो वाणिज्यिक बैंक जिस रेट पर आरबीआई को पैसा देता है उसे कहा जाता है क्या? तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है वाई आई एम अ हिंदू। वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? एंड एक और पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो कौन कौन सा? दो पुस्तक, वाई आई एम ए हिंदू और दूसरा पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोनों पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। ये पूछ चुका है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस और वाई आई एम अ हिंदू शशि थरूर की रचयिता, शशि थरूर लिखे हैं इन दोनों बुक को। उसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान बुक जो है ये खुशवंत सिंह का है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसका लेखक? ये ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। अब देखिए जो ट्रेन जो है पाकिस्तान जाएगा तो हम लोग खुश होंगे। देखिए हम लोग ऐसे तो नाराज होंगे, लेकिन मान लीजिए पहली बार जाएगा तो पाकिस्तान को हम लोग
अंदर मतलब कि कंट्री में उसके अंदर जाके देखे नहीं, लेकिन पहली पहली बार कहीं आदमी जाता है तो बड़ी खुश होता है। तो मान लीजिए कि एक ट्रेन है वो पाकिस्तान जाएगा तो हम लोग खुश होंगे। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह। उसके बाद बोलता है व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर के कौन लेखक है? अरविंद अडिग। अब देखिए अगर आपके सामने उजला बाघ आ जाएगा तो आप एकदम डरिएगा नहीं, अडिग रहिएगा। तो अरविंद अडिग हो जाएगा व्हाइट टाइगर के लेखक। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति नार्गे तेंजिंग और एडमंड हिलेरी थे। नार्गे तेंजिंग और एडमंड हिलेरी थे, जो कब चढ़े? 1953 में। तब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति नार्गे तेंजिंग थे और एडमंड हिलेरी थे, जो 1953 में चढ़े। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, और सागर माथा का मतलब ये होता है क्या चीज? पर्वतों की रानी। और इसे तिब्बत में चेमालुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चेमालुंगमा, नेपाल में सागर माथा, और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो चुकी है। ये मतलब बढ़ते रहती है इसकी हाइट। पहले 848 थी, फिर उससे पहले 46 थी। दो दो 3 3 बढ़ रही है इसकी, 2 2 3 3 मीटर की ऊंचाई बढ़ रही है। उसके बाद फिर बोलता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई थी, जो जापान से थी और 1975 में चढ़ी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई जापान से थी, 1975 में चढ़ी। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, जो 1984 में चढ़ी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, जो 1984 में चढ़ी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं और तिब्बत में इसे चेमालुंगमा कहते हैं, और दोनों का मतलब होता है पर्वतों की रानी। सरोजिनी नायडू का बुक का क्या नाम है? तो सरोजिनी नायडू का बुक का नाम है द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, ये 3 पुस्तक सरोजिनी नायडू का है। सरोजिनी नायडू को स्वर कोकिला कहा जाता था। उसके बाद सरोजिनी नायडू जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन करती है। उसके बाद उपस्वर का मतलब क्या होता है? समझिए, उपस्वर का मतलब होता है छोटा और अपस्वर का मतलब होता है बड़ा। अब जैसे में उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति होता है बड़ा, लेकिन उपराष्ट्रपति कुछ होता है छोटा होता है उपराष्ट्रपति। तो उपस्वर बोलेगा तो उपस्वर का मतलब होता है छोटा, यानी कि पृथ्वी जो है एकदम सूर्य के पास चल जाता है। पृथ्वी जो है एकदम सूर्य के पास पहुंचेगा तो उसे उस घटना को कहेंगे उपसौर। क्या कहेंगे? उपसौर, यानी छोटा दिन हो जाएगा उस दिन। लेकिन जब सूर्य जो है, जब जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूर जैसे जैसे जाता है उसे कहा जाता है अपसौर। उसे क्या कहा जाएगा? अपसौर, यानी बड़ा दिन। तो छोटा दिन होता है 3 जनवरी को और बड़ा दिन होता है 4 जुलाई को। उसके बाद उस विशाल महाद्वीप का क्या नाम है जब 7 महाद्वीप एक साथ थे? उस अभी जो अभी पूरा विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में है, और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन, वो भी अंडमान निकोबार में है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में है। लेकिन लेकिन और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये हो गया बैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। तो पूछेगा कौन सा महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? तो वो है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में एक थोड़ा सा भी मरुस्थल नहीं है। उसके बाद जब 7 महाद्वीप पहले एक साथ थे, अब तक टेक्टोनिक की वजह से, टकराने की वजह से इधर उधर बंटवारा हो गया। लेकिन जब एक साथ थे 7 महाद्वीप तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे पेंजिया कहा जाता था। आज से 200 वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले उसे पेंजिया का नाम दिया गया था। और हिंद महासागर में कौन कौन से भाग आते हैं? तो हिंद महासागर का भाग है अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, रेड सी, अंडमान सी, ये सब हिंद महासागर का ही भाग है। और हिंद महासागर भारत के नक्शा से अगर दिशा के अनुसार देखें तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। कौन? हिंद महासागर। उसके बाद किस सुल्तान
ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जो नहर का निर्माण कराया? तो गयासुद्दीन तुगलक। और यही गयासुद्दीन तुगलक के बाद मुहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, और मुहम्मद बिन तुगलक के ही समय 1333 ईस्वी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता आया। कौन आया? इब्न बतूता आया। उसके बाद फिर नहरों का जाल कौन बिछाया? तो नहरों का भी जाल बिछाया गयासुद्दीन तुगलक। 200 बगीचा कौन लगवाया? तो सॉरी, नहरों का जाल बिछाया फिरोज शाह तुगलक। 1200 बगीचा लगवाया फिरोज शाह तुगलक। 300 से अधिक शहरों को बसाया फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 दास रहते थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। FST के दास विभाग बनाया गया जिसका नाम था दीवाने बंदगान। फिरोज शाह जो तुगलक है उन्होंने एक दास विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने बंदगान। जिसका नाम क्या था? दीवाने बंदगान। उसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद किस हड़प्पा नगर ने दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय का निर्माण किया? धौलावीरा गुजरात। कौन किया? धौलावीरा गुजरात। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जिसका खोज 1921 में राकल दास बनर्जी का 1922 में राकल दास बनर्जी कहते हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में करते हैं। उसके बाद दीवान का मतलब होता है विभाग। दीवान का मतलब होता है विभाग। और हम्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम्पा जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो आज तक को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे विजिट करते हैं तो लाइक, ये एक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय।